और अगर आप ध्यान देंगे तो हमेशा ध्यान रखिएगा, ये बच्चों को मैं हमेशा बताता भी हूं, ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है। ये पूरा हिस्सा अगर आप देखेंगे ना, तो ये पूरा हिस्सा आपका सब्जेक्ट है। जब कभी भी फॉर के बाद कोई भी पास्ट ईयर टाइम बताते हैं तो वो हमेशा ध्यान रखना वो सेंटेंस आपका किस में बनता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। टू वाला वर्ड कभी नहीं आता। और इधर देखो आपको क्या दिख रहा है, टू। मतलब ये आंसर तो कहीं से कहीं तक नहीं है। सिर्फ क्या है, उसका एक कारण है ना, प्रोग्राम तो नहीं है ना, योजना भी नहीं है, ग्रीड। हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू द रैंकेज यूट्यूब चैनल। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस पीवाईक्यूज ऑफ एनडीए। सो आज एनडीए के कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो एग्जाम में आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आपको एनडीए में आने वाले हैं। तो उसकी कुछ प्रैक्टिस होगी, साथ में अप्रोचेस देखेंगे, कुछ कुछ प्रैक्टिस हम क्वेश्चंस करेंगे साथ में, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो हमारा जो ये पीवाईक्यूज है एनडीए वॉरियर नाम से है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है अपना, ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इन दिस सेक्शन हैज अ ब्लैंक स्पेस फॉर वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स given after the sentence select the word or group of words you consider most appropriate for the blank space। यानी फिलअप टाइप क्वेश्चंस आपको दिया रहेगा, उस क्वेश्चन में आपको चार ऑप्शंस मिलेंगे, चार ऑप्शन में जो भी बेस्ट फिट करेगा वहां पर उसको अपन लगाएंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। नाउ दिस इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। लिखा हुआ है, मैन हैज वन हिज डोमिनेंट पोजीशन ऑन दिस प्लैनेट बाय हिज ब्लैंक ऑफ टेक्नोलॉजी। इसका मतलब है जो इंसान है, जो मनुष्य है, मनुष्य ने अपना एक डोमिनेंट यानी काफी ज्यादा प्रभावशाली स्थान बनाया हुआ है, कहाँ, प्लैनेट में। किसकी वजह से, किसकी बदौलत? तो वो यहां पर हम देखते हैं, उसने कहा हुआ है कि टेक्नोलॉजी। और अगर आप ध्यान देंगे तो हमेशा ध्यान रखिएगा, ये बच्चों को मैं हमेशा बताता भी हूं, ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि कुछ पॉइंट्स आपको जानना जरूरी है। जैसे ऑफ के कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो ऑफ के कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं आपको जानना जरूरी है कि ऑफ के बाद जो भी वर्ड आते हैं वो आगे और पीछे आते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये वाला वर्ड हमेशा क्या होता है, नाउन। एंड नेक्स्ट पॉइंट जो है, ये वाला भी कौन सा होता है, अपना नाउन। ये पॉइंट ध्यान रखना है, ठीक है। कभी भी अगर आपको ऑफ प्रेपोजिशन दिखाई देता है तो ऑफ के प्रेपोजिशन के एक राइट हैंड साइड और एक लेफ्ट हैंड साइड आपको वर्ड दिखाई देगा, और जिसे पूरा एक सिंगल यूनिट कंसिडर किया जाता है। क्या कंसिडर किया जाता है, एक सिंगल यूनिट। और ये सिंगल यूनिट पूरा क्या होता है, अपना नाउन होता है। क्लियर है ये चीज? अब आपने इतना ध्यान रखना है कि आप यहां पर समझ पा रहे होंगे, यहां पर आ रहा है अपना ऑफ, तो ऑफ के जस्ट बाद जो यहां वर्ड आ रहा है अपना कौन है, टेक्नोलॉजी। और टेक्नोलॉजी अपना क्या है, नाउन। तो यहां जो वर्ड आएगा वो भी क्या होने वाला है, नाउन। ये बात क्लियर है? ठीक। इसके बाद आपको यहां पर चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। मनुष्य ने अपना एक प्रभावशाली स्थान प्लैनेट यानी अपने ग्रह पर हासिल किया है। वो हासिल किया है किस चीज के बदौलत? तो ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी की, क्या, कमांड। कमांड का मतलब होता है पकड़। कमांड का मतलब क्या होता है, पकड़। एग्जैक्टली exactly। दूसरा होता है एम्फेसिस। एम्फेसिस का मतलब होता है जोर, ठीक है, जोर। बिलीफ। बिलीफ का मतलब क्या होता है, बिलीफ का मतलब होता है विश्वास। और नेक्स्ट होता है स्ट्रेस। स्ट्रेस यानी होता है तनाव। क्लियर? तो अब आप खुद ही सोचिए इसमें आंसर कौन सा होगा जो कि बेस्ट फिट होगा। बेस्ट फिट तरीका क्या होगा भाई? ऑब्वियस सी बात है कि टेक्नोलॉजी पर ना तो जोर होगा, ना ही विश्वास, और ना ही तनाव। तो आंसर क्या होगी, पकड़। जो आपकी टेक्नोलॉजी यानी जो आपकी तकनीकी पकड़ होगी, यानी उससे आपने क्या किया, पूरे ग्रह पर यानी मनुष्यों ने उसका प्रभाव स्थान हासिल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं, यहां पर समझते हैं क्या है, फिर उसका कॉन्सेप्ट भी समझेंगे एग्जैक्टली क्या चल रहा है। तो देखो, द डे वॉज एक्सट्रीमली हॉट। जो दिन था वो बहुत ज्यादा गर्म था। एंड इन ऑन टाइम। इन ऑन टाइम एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है एक के बाद एक। माई बैग वॉज ड्रेंच्ड विथ। ड्रेंच का मतलब होता है भीगना। क्या होता है, भीगना। ड्रेंच का मतलब होता है भीगना। तो दिन बहुत गर्म था
और देखते ही देखते, इन ऑन टाइम का मतलब होता है देखते ही देखते मेरी जो पीठ है वो क्या हो गई, भीग गई। अब भीगी किससे होगी? ऑब्वियसली पहली बात तो ये ध्यान रखेंगे, एनडीए के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, फिक्स प्रेपोजिशन करके एक टॉपिक होता है। फिक्स प्रेपोजिशन में आपने ध्यान रखना होता है कि कौन से पर्टिकुलर वर्ब के साथ कौन सा आपका प्रेपोजिशन आना चाहिए। तो यहां से इसको जरूर याद रखिएगा कि ड्रेंच यानी भीगना, और ड्रेंच के साथ हमेशा फिक्स प्रेपोजिशन आपका कौन आता है? विद। ये हमेशा ध्यान रखें। दूसरा पॉइंट, भीगा तो लेकिन किससे? तो प्रिकली हीट का मतलब क्या होता है? प्रिकली हीट का मतलब होता है घमोरी। क्लियर? दूसरा होता है पर्सपिरेशन। पर्सपिरेशन का मतलब होता है स्वेट यानी पसीना। पर्सपिरेशन का मतलब क्या होता है? स्वेट। स्वेट को ही दूसरे फॉर्म में आप पर्सपिरेशन कहते हैं, यानी पसीना। एक सेकंड। ठीक है। सोर्स का मतलब क्या होता है? छाले। और फटीग का मतलब होता है थकान। तो यहां पर जो आपके क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से जो बैठना चाहिए, क्योंकि भीगेगा तो ऑब्वियसली किससे? आपकी पर्सपिरेशन यानी स्वेट से। तो आंसर जो बी है वो अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। अंडरस्टूड? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने यहां से एक सीखने को मिलेगी, जो कि ड्रेंच वाली वर्ड है, यानी ड्रेंच का मतलब होता है भीगना, और ड्रेंच वर्ड के साथ हमेशा आपका जो फिक्स प्रेपोजिशन होता है वो क्या होता है? विथ होता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? द गवर्नमेंट इज encouraging विलेज अपलिफ्टमेंट ब्लैंक इन द कंट्री। इसका मतलब है जो सरकार है देश में ग्रामीण उत्थान के बढ़ावे के लिए या बढ़ावा दे रही है। तो ग्रामीण उत्थान का क्या बढ़ावा दे रही है? प्रोग्राम्स का मतलब सभी को क्लियर होगा, कार्यक्रम। प्रोग्राम्स का मतलब क्या है? कार्यक्रम। डिजाइन का मतलब क्या होता है? तो डिजाइन का मतलब होता है रचना। ठीक है। और डिजाइन को आप योजना भी कहते हैं। डिजाइन को आप क्या कहते हैं? योजना। ठीक। टॉक्स का मतलब होता है बातचीत। बातचीत। और प्रोपेगेंडे का गेंडा का मतलब होता है दुष्प्रचार। ठीक। अब आप खुद सोचिए कि जो सरकार है देश में ग्रामीण उत्थान के लिए बढ़ावा दे रही है, तो बढ़ावा किसको दे रही होगी? ना तो दुष्प्रचार को बढ़ावा दे रही होगी, यानी बढ़ावा किसको दे रही है? ग्रामीण उत्थान। उत्थान के क्या होगी भाई? कोई ना कोई ऐसे कार्यक्रम। ग्रामीण उत्थान एग्जैक्टली क्या होता है? जो गांव के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। तो ऐसे छोटे छोटे आपको कार्यक्रम यानी प्रोग्राम्स चलाने होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, बातचीत भी नहीं है, डिजाइन भी नहीं है। विच वन इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज प्रोग्राम्स। क्लियर है ये चीज? ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखते हैं। सतीश वॉज इन डाउट ब्लैंक अ नेचुरल टैलेंट फॉर म्यूजिक। इसका मतलब है सतीश को जो है प्राकृतिक टैलेंट है इसका, म्यूजिक का, वो उससे संपन्न है। इन डाउट का मतलब होता है संपन्न होना। और हमेशा ध्यान रखना, इन डाउट की जो फिक्स प्रेपोजिशन होती है, क्यों? क्योंकि यहां आप देख पा रहे हैं प्रेपोजिशंस हैं। तो इन डाउट का मतलब होता है संपन्न होना। तो इन डाउट विथ किस टैलेंट से संपन्न है वो? प्राकृतिक। उसको नेचुरल किसका टैलेंट है? उसको म्यूजिक का। तो म्यूजिक के टैलेंट से वो पहले से ही संपन्न है प्राकृतिक तौर पर। तो इन डाउट के मत जो होता है फिक्स प्रेपोजिशन, वो होता है आपका कौन सा? विथ। तो जो भी इसके साथ आपका आंसर दिख रहा होगा विथ, वो उसका करेक्ट आंसर है। ऑब्वियसली बिना डाउट के आप विथ यहां पर लगा सकते हैं, जिसे आप कहते हैं एंड डाउट। एंड आउट का मतलब होता है संपन्न होना। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एंड आउट है ना, एंड आउट विथ। एंड आउट के साथ क्या आता है? विथ आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अपन देखते हैं 5th। क्वेश्चन नंबर 5th क्या है?
देखेंगे तो लिखा हुआ है मिस्टर घोष इज वेरी हैप्पी ब्लैंक हिज सन्स एक्सीलेंट रिजल्ट। मिस्टर घोष जो है वो बहुत खुश हैं उनके बेटे के बहुत अच्छे परिणाम से। तो उनके बेटे के बहुत अच्छे परिणाम को देखकर ऑब्वियस सी बात है, मैं आपको बता देता हूं, इसीलिए हर बच्चे को मैं हमेशा कहता हूं कि मार्किंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप इंग्लिश के कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना तो मार्किंग किया करो। एग्जैक्टली अगर आप देख पा रहे हो तो यहां से यहां तक जो है ना वो नॉन एक्शन है। नॉन एक्शन सेंटेंस कैसे, जैसे मिस्टर घोष लिखा हुआ है, मिस्टर घोष क्या है, सब्जेक्ट है। अगर आप ध्यान दोगे तो यहां पर आपका इज एम आर या वॉज वर आता है जो कि हेल्पिंग वर्ब है। एग्जैक्टली वेरी जो है आपका एडवर्ब है और हैप्पी जो है आपका एडजेक्टिव है। और हमेशा ध्यान रखिएगा एक स्ट्रक्चर यूज किया जाता है कि अगर आपका एडजेक्टिव आता है तो एडजेक्टिव के बाद यदि कोई वर्ब आए, ध्यान से सुनिएगा, अगर एडजेक्टिव के बाद कोई वर्ब आती है तो वो आती है आपकी किससे, इन्फिनिटिव की। हमेशा ध्यान रखेंगे एडजेक्टिव के बाद यदि यहां पर कोई जरूरत पड़ रही है वर्ब की तो वो किस फॉर्म में आनी चाहिए, इन्फिनिटिव। मैंने क्लास में आप लोगों को पढ़ाया भी है कि जो आपका एडजेक्टिव है उसका इन्फिनिटिव फॉर्म क्या होता है। देखो वर्ब का तो इन्फिनिटिव फॉर्म होता है जिसे आप कहते हैं टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब कभी भी आप टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं तो उसे कहते हैं इन्फिनिटिव। तो कभी भी आपको एडजेक्टिव दिखाई देना तो हमेशा ध्यान रखें अगर उसके बाद वर्ब आए तो वो वर्ब कौन से फॉर्म में आनी चाहिए, इन्फिनिटिव। इसका मतलब है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जो आंसर होगा वही अपना आंसर होगा। तो टू के साथ ये आ रहा है क्या, नहीं, टू के साथ ये है, ठीक। तो अपना आंसर जो हो जाएगा वो कौन होगा, बी। हमेशा ध्यान रखेंगे अगर एडजेक्टिव के बाद कोई वर्ब आए, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर एडजेक्टिव के बाद कोई वर्ब आता है तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने ध्यान रखना है कि वो वर्ब आपके इंफिनिटिव फॉर्म में होना चाहिए। इंफिनिटिव फॉर्म टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। क्लियर है ये चीज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है सनलाइट जो है फिल्टरिंग, सनलाइट फिल्टरिंग ब्लैंक द स्टेन ग्लास विंडो क्रिएटेड अ मोसेक ऑफ कलर्स ऑन द फ्लोर। अब इसको समझने वाली बात है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में जाते हैं कि सब्जेक्ट कौन सा है। और मैंने हमेशा बताया है, देखो सब्जेक्ट पहचानने का सबसे बेहतर तरीका, पहले तो आप ये समझिए कि अपने जो स्ट्रक्चर हैं वो दो टाइप के हैं। एक स्ट्रक्चर ऐसा होता है जिसमें अपनी हेल्पिंग वर्ब मिस होती है, ये बात क्लियर है, समझने वाली बात है। दूसरा पॉइंट आप ये ध्यान रखेंगे कि एक स्ट्रक्चर ऐसा होता है जिसमें आपकी हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट होती है, यानी पहले कौन आती है, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद कौन आती है आपकी मेन वर्ब, और उसके लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट। ये अपने दो तरीके के क्या होते हैं, आपके स्ट्रक्चर्स होते हैं। डन। अब आप एक चीज नोटिस कीजिए, सब्जेक्ट ऐसा जरूरी नहीं है कि केवल एक छोटा सा एक सिंगल वर्ड हो, कभी कभी बहुत लेंदी आपका नाउन होता है, ठीक है, सब्जेक्ट होता है। तो आपको जहां से हेल्पिंग वर्ब देखना मिल जाए और उसके आगे का जो हिस्सा होगा वो क्या कहलाएगा, आपका सब्जेक्ट। अंडरस्टूड। लेकिन मान लीजिए हेल्पिंग वर्ब ना हो तो आप चेक कीजिए, वहां पर आपको मेन वर्ब दिखेगी। अगर मेन वर्ब के आगे का जो पार्ट है, मेन वर्ब अगर आपको दिखा तो जो उसके आगे का पार्ट होगा ना वो आपका सब्जेक्ट होगा। देखो एक चीज मैं आपको बताता हूं, सनलाइट फिल्टरिंग, अगर आप ध्यान देते चलेंगे, ब्लैंक द स्टेन ग्लास, स्टेन ग्लास का मतलब क्या होता है, रंगीन कांच, यानी कलरफुल ग्लास, स्टेन्ड ग्लास का मतलब। और सनलाइट फिल्टरिंग, सनलाइट फिल्टरिंग का मतलब है कि प्रकाश, जो सूरज की रोशनी है वो फिल्टर हो रही है, ठीक है। विंडो, अब आप यहां नोटिस करेंगे मुझे अभी तक कोई नाम वर्ब समझ में नहीं आई, ना हेल्पिंग वर्ब आई ना मेन वर्ब, लेकिन जैसे ही मैं यहां पर आता हूं क्रिएटेड मुझे दिखता है, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म यहां पर दिखती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज सेकंड। मैं समझ गया कि भाई ये हिस्सा जो है यहां से ये पूरा हिस्सा अगर आप देखेंगे ना तो ये पूरा हिस्सा आपका सब्जेक्ट है। और ये आ के बाद जो मोसेक ऑफ कलर्स ऑन द फ्लोर आपका जो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, जस्ट अ मोमेंट, ये अगर ये वाला हिस्सा अगर आप देखोगे ना तो दिस इज द ऑब्जेक्ट वन एंड दिस इज द ऑब्जेक्ट टू। और मैंने सभी बच्चों को बताया है कि एक सेंटेंस में एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट पॉसिबल हैं, तो वो बिल्कुल पॉसिबल है। अब समझना क्या है कि जब सनलाइट किसी चीज के थ्रू फिल्टर हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है, अगर यहां से सनलाइट जो है वो फिल्टर हो रही है
तो जब किसी को आर पार करते हुए फिल्टर होती है ना, तो ऐसी स्थिति में आपको सीधे सीधे क्या लगाना होता है, थ्रू लगाना होता है। थ्रू का मतलब क्या होता है कि कोई चीज किसी चीज से गुजर रही हो, कोई चीज किसी चीज से क्या है, गुजर रही है, पास हो रही है, लेकिन किसी के अंदर से। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या यूज करते हैं, थ्रू करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, सनलाइट फिल्टर कर रही है आपके कलरफुल ग्लास से जो विंडो की है, और उससे क्या हो रहा है, आपके जो मोसेक, मोसेक का मतलब होता है ऐसे कलरफुल स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, पैटर्न बन रहे हैं। तो आंसर जो होगा वो अपना क्या हो जाएगा, थ्रू हो जाएगा। अंडरस्टूड? ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। आर यू फीलिंग डाउटफुल? देखो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि डाउटफुल दिया हुआ है, और ऑब्वियसली मुझे यहां पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो कितने, 4 हैं, और वो कौन है, प्रपोजिशन। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि जो डाउटफुल वर्ड है, यहां पर जो पूछा हुआ क्वेश्चन है वो किससे रिलेटेड है, आपके फिक्स प्रपोजिशन से। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहां पर कौन सा आंसर आने चाहिए, फिक्स प्रपोजिशन। मतलब ऐसे प्रपोजिशन जो डाउटफुल वर्ड के साथ हमेशा आते हैं। पहली चीज आपको ध्यान रखना है कि डाउटफुल दो तरीके के प्रपोजिशंस को लेता है। डाउटफुल, जो डाउटफुल वर्ड है आपका फिक्स प्रपोजिशन दो लेता है। एक डाउटफुल कब और कौन सा, ये मैं आपको बताता हूं। देखिए डाउटफुल वर्ड के जस्ट बाद में आपके कौन आता है, अबाउट भी आता है। ठीक है, आप देख सकते हैं आपके ऑप्शन में है क्या, वो ठीक है, अबाउट है। और एक आता है आपका ऑफ। ठीक है, तो दो ऑप्शन आते हैं। यानी फिक्स प्रपोजिशन जो है आपका डाउटफुल, डाउटफुल के बाद दो फिक्स प्रपोजिशन आपके कौन कौन से, एक तो अबाउट आएगा और एक कब आएगा, आपके ऑफ आएगा। डन। अबाउट कब आता है, अबाउट तब यूज किया जाता है जब कभी कोई स्टेटमेंट हो, ठीक है, या कोई डिसीजन हो, तो उसके लिए आप क्या लगाते हैं भाई, डाउटफुल अबाउट। अंडरस्टूड? और यदि ऑफ हो तो हमेशा ध्यान रखेंगे ऑफ के लिए आप क्या लगाते हैं, या तो डाउटफुल के बाद क्या आ रहा हो, रिजल्ट आ रहा हो, या फिर क्या आ रहा हो, कोई सक्सेस बताया हो, सफलता बताई हो, या तो रिजल्ट बताया हो या सफलता। तो डाउटफुल ऑफ, या तो ऑफ कब आएगा, जब रिजल्ट और सक्सेस आए, इसके बाद अबाउट कब आएगा, जो कोई स्टेटमेंट या डिसीजन है। तो अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो आर यू फीलिंग डाउटफुल, क्या आपको संदिग्ध महसूस हो रहा है, किसको लेकर, उसके डिसीजन को लेकर। डिसीजन वर्ड आया, मैंने आपको बताया डिसीजन के लिए यहां पर क्या आना चाहिए, आपका अबाउट। तो आंसर इनमें से कौन सा होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन आपका ए, विच इज अबाउट। अब मान लीजिए इसके अलावा अगर कहीं सक्सेस या रिजल्ट को लेकर कहीं बात हो रही होती तो ऑब्वियसली आप क्या लगाते हैं यहां पर, ऑफ। वैसे तो आपका जो ऑफ है वो आपके ऑप्शन में भी नहीं दिया, तो आपने ये डाउटफुल का जो आपका फिक्स प्रपोजिशन है अबाउट एंड ऑफ, वो थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपना 8। क्वेश्चन नंबर 8, आई वॉन्ट टू स्टडी जियोलॉजी, यानी मैं जियोलॉजी पढ़ना चाहता हूं। नाउ लिखा हुआ है, एग्जैक्टली नाउ अगर कभी लिखा हो अपने दिमाग में ये चलते रहना चाहिए। मेरे दिमाग में ये चलता है कि भाई हाँ ठीक है, नाउ दैट मीन इट शोज प्रेजेंट, गॉट इट। और अगर आप यहां पर भी देखेंगे ना तो ये वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज हो रही है, वर्ब की फर्स्ट। तो अगर यहां से यहां तक जो सेंटेंस है ऑब्वियस सी बात है वो किस में है, आपके प्रेजेंट के सिंपल में। ठीक है, ये चीजें आपके दिमाग में चलते रहना चाहिए। आई कौन हो गया, सब्जेक्ट। वांट क्या हो गया आपका, मेन वर्ब। टू स्टडी इंफिनिटिव, जियोलॉजी नाउन, नाउ एडवर्ब। नाउ से भी मुझे पता चल गया था कि प्रेजेंट है, लेकिन इसको देखकर मुझे क्लियर हो गया कि अपना ये कौन है, प्रेजेंट सिंपल। दैट्स ऑल। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहां पर फॉर जो है ना वो कंजंक्शन की तरह इस्तेमाल हो रहा है। अब मुझे कैसे पता चला कि ये कंजंक्शन की तरह इस्तेमाल हो रहा है, तो सभी बच्चों को मैं एक बात बताना चाहता हूं कि अगर फोर कंजंक्शन की तरह होगा तो इसके बाद या तो नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा, और यहां कौन आ रहा है, अपना आई। तो मैंने इस तरह देखा कि जो फॉर के बाद अगर नाउन और प्रोनाउन आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि यहां पर फॉर क्या है, ठीक, फॉर का मतलब होता है इसलिए। तो आई वॉन्ट टू स्टडी जियोलॉजी नाउ, मैं जियोलॉजी पढ़ना चाहता हूं अभी, इसलिए। इसलिए किस लिए,
आई ब्लैंक जियोलॉजी फॉर द लास्ट 3 years। अब अगर आपको ध्यान हो तो लास्ट 3 years से वो जियोलॉजी कर रहा है। जियोलॉजी में देखो एम स्टडिंग, ऑब्वियसली जब कभी भी आप फॉर के साथ लास्ट 3 year वाला बताते हैं तो मैंने आपको एक बात बताई थी, वो सेंटेंस आपका बनना चाहिए परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। जब कभी भी फॉर के बाद कोई भी पास्ट ईयर टाइम बताते हैं तो वो हमेशा ध्यान रखना वो सेंटेंस आपका किस में बनता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, पहली चीज। दूसरी, अगर आप ध्यान दोगे तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आपके दो हैं, एक तो आता है आपका हैज और हैव के साथ बीन, यानी प्रेजेंट का। हैज और हैव के साथ आपका कौन आता है, बीन। तो अगर आप देखेंगे तो हैज हैव देखकर प्रेजेंट का हो गया, और एक आता है आपका पास्ट का जो कि आता है हैड के साथ बीन और उसके साथ V1 प्लस ING। तो अगर आप ऑप्शन देखोगे तो इन दोनों के अलावा कोई नहीं हो सकता। कोई नहीं हो सकता मतलब एम वाला तो बिल्कुल नहीं होगा और आपका हैड स्टडीड भी नहीं होगा, या तो ये हो सकता है या फिर ये। अब इन दोनों में से कैसे चुनना है, आप देखिए एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे आप बोलते हैं सीक्वेंस ऑफ टेंस। टेंस में आपको मैंने पढ़ाया भी है जिसे आप बोलते हैं सीक्वेंस ऑफ टेंस। अब ये सीक्वेंस ऑफ टेंस क्या कहता है, इस कॉन्सेप्ट को समझिए। सीक्वेंस ऑफ टेंस ये कहता है कि यदि दो सेंटेंस या दो क्लॉज आपके किसी कंजंक्शन से जोड़े जाएं, ठीक है, और यदि आपका फर्स्ट क्लॉज प्रेजेंट है तो दूसरा भी किस में होना चाहिए, आपके प्रेजेंट में। और यदि आपका फर्स्ट पास्ट है तो दूसरा भी किस में होना चाहिए, आपका पास्ट में। तो अगर आप देखोगे तो फर्स्ट वाला क्लॉज अपना किस में, प्रेजेंट में। प्रेजेंट में है तो ऑब्वियसली दूसरा वाला भी किस में होना चाहिए, प्रेजेंट में। यानी हैज या हैव के साथ बीन और स्टडिंग आना चाहिए। दैट मीन आंसर कौन सा होगा, बी। तो दैट इज द रीजन बी आंसर विल बी द करेक्ट। ओके, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है इंक्रीज इन स्टोरेज फैसिलिटीज, यानी जो आपकी स्टोरेज फैसिलिटीज हैं उन्हें बढ़ाया गया या बढ़ाना, हैज मेड इट पॉसिबल। क्या पॉसिबल किया है, टू स्टोर गुड्स एट प्लेसेस, कई जगहों पर स्टोर्स, यानी क्या स्टोर किया गया, किसको, गुड्स। गुड्स मतलब होता है यहां पर सामान। सामान को क्या कर सकते हैं आप, ये मुमकिन हो पाया कि ज्यादा स्टोरेज फैसिलिटीज बनाने से आपके जो गुड्स हैं वो प्रॉपर तरीके से या बहुत अच्छे तरीके से आप रख सकते हैं। टू पीपल ऑल ओवर द कंट्री, लोगों के लिए एक सुविधाजनक है। सुविधाजनक मतलब एक आसान हो गया। देश देश में आपने वेयर हाउसेस खोल दिए जिसमें क्या हुआ, अब वहां के जो लोकल लोग हैं उनके लिए बहुत सुविधाजनक हो गया। तो सेफ का मतलब तो सुरक्षित होता है, इजी का मतलब आसान होता है, प्रॉपर का मतलब सही तरीका, और प्रॉपर के बाद हमेशा ध्यान रखना टू वाला वर्ड कभी नहीं आता। और इधर देखो आपको क्या दिख रहा है, टू, मतलब ये आंसर तो कहीं से कहीं तक नहीं है। प्रॉपर के बाद अगर कभी भी आपने टू लगाया तो वो सही नहीं होता, इसलिए ध्यान रखना प्रॉपर के बाद क्या नहीं आने वाला, टू नहीं आने वाला। दूसरा ध्यान रखेंगे, सेफ सुरक्षित, इजी जो है सरल, लेकिन कन्वीनियंट यानी अगर आप ज्यादा तादाद में नंबर ऑफ स्टोरेज प्लेसेस को बढ़ाएंगे तो वो सरल होगा या सुविधाजनक होगा। ऑब्वियस सी बात है सुविधाजनक होगा, तो आंसर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कन्वीनियंट यानी सुविधाजनक। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में अगर आप देखेंगे, टू से दैट वी वर सरप्राइज्ड। देखो एक बात हमेशा ध्यान रखना, जितने भी बच्चे हैं वो मैं बता देता हूं, सरप्राइज है, सरप्राइज के बाद आपका एक एट भी आता है और सरप्राइज के साथ एक विद भी आता है। दो चीजें ध्यान रखना, एट कब आता है, जब इसके बाद कोई पर्सन हो। किसी व्यक्ति से आप सरप्राइज हैं तो पर्सन, तो एट लगाइएगा, किसी पर्सन से अगर आप सरप्राइज हैं। लेकिन अगर सरप्राइज के साथ विथ लगाना है या सरप्राइज के साथ क्या लगा हुआ है, विथ लगा हुआ है, तो यहां पर्सन नहीं होता, यहां कोई ना कोई मैटर होता है। मैटर का मतलब कोई ना कोई बात होती है, स्टेटमेंट होता है। ये चीजें आपने ध्यान रखना है, कोई ना कोई बात होती है। तो सरप्राइज के साथ विथ कब आता है, जब कोई मैटर हो, कोई स्टेटमेंट हो। और सरप्राइज के साथ एट कब आता है, जब इसके बाद कोई पर्सन हो। तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, द क्लेवरनेस ऑफ द चाइल्ड। चाइल्ड ऑब्वियसली क्या है, बच्चा है, मतलब कोई व्यक्ति है, पर्सन है।
इज एन अंडरस्टेटमेंट। पूरे का मतलब है कि ये कहना बड़ा आश्चर्यचकित है कि जो बच्चे की चालाकी है वो शब्दों में बयां नहीं कर सकते। अंडरस्टेटमेंट का मतलब है कि बोल ही नहीं सकते, ऐसी है। तो वी वर रियली, हम लोग काफी ज्यादा, मतलब उसकी चालाकी को देखकर हम कुछ बोल नहीं पा रहे, हम कितने स्तब्ध हो गए। स्तब्ध यानी बिल्कुल हिल गए। अब इसके लिए क्या होगा, एनॉयड का मतलब क्या होता है, नाराज, ठीक है। उसके बाद नाराज या गुस्सा। उसके बाद एस्टाउंडेड, एस्टाउंडेड का मतलब होता है कि स्तब्ध हो जाना, कोई ऐसी चीज आप देख लें कि बिल्कुल शॉक्ड हो गए, स्तब्ध हो जाए। उसके बाद फ्लैटर्ड, फ्लैटर्ड का मतलब क्या होता है, फ्लैटर्ड का मतलब होता है कोई आपकी चापलूसी कर रहा है और उसकी चापलूसी से आप खुश हो रहे हो, ठीक। और कंफ्यूज, कंफ्यूज तो सभी को पता है, कंफ्यूजन यानी द्वंद। तो अगर आप देखोगे तो नाराज तो नहीं है, क्योंकि इस सेंटेंस को आप पढ़ेंगे तो सरप्राइज आ रहा है, उसकी हरकतों से ऐसे सरप्राइज है कि वो बिल्कुल क्या हो गए, स्तब्ध हो गए, शॉक्ड हो गए। और शॉक्ड के लिए आज जो आंसर है वो कौन है, अपना बी। तो बी इज द करेक्ट आंसर, एस्टाउंडेड। एस्टाउंडेड का मतलब होता है स्तब्ध हो जाना, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 अपना क्या है, देखो। डिस्पाइट ऑफ द ओल्ड वुमेन्स रिपीटेड एंटिटीज। डिस्पाइट ऑफ मतलब होता है के बावजूद, वुमेन्स रिपीटेड एंटिटीज यानी महिला, ओल्ड यानी बुजुर्ग महिला, इसका मतलब है कि बुजुर्ग महिला की रिपीटेड एंटिटीज। एंटिटीज का मतलब होता है रिक्वेस्ट, ये ध्यान रखना। एंटिटीज का मतलब क्या होता है, रिक्वेस्ट। यानी एक वृद्ध महिला थी, उनके बार बार माफी मांगने, सॉरी रिक्वेस्ट करने के बावजूद, उन्होंने बार बार रिक्वेस्ट किया, उसके बावजूद क्या, ही रिमेन्ड, वो व्यक्ति, रिमेन्ड मतलब वैसा ही का वैसा रहा, कैसा रहा, अशेम्ड, अशेम्ड मतलब होता है शर्मिंदा होना, ठीक है। दूसरा डोसाइल, डोसाइल का मतलब क्या है, आपने सुना होगा ओबीडियंटली, तो ओबीडियंट यानी आज्ञाकारी, सीधा साधा आज्ञाकारी। इनडिफरेंट का मतलब क्या होता है, इनडिफरेंट का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो ना हंस रहा हो ना रो रहा हो, मतलब एक न्यूट्रल कंडीशन में, ना ही वो अच्छे भाव दे रहा है और ना ही कोई बुरे भाव दे रहा है। और लेथर्जिक का मतलब होता है आलसी। तो इनमें से कौन होगा, शर्मिंदा होता तो ऑब्वियस ही है वो उनकी रिक्वेस्ट करने के बाद भी वो उनको नहीं, मतलब जो भी काम कर रहा था वो रोक लेता है, जो भी था, मतलब उन्हें बार बार रिक्वेस्ट नहीं करने देता। ऑब्वियस ही बात है, अशेम्ड तो होगा नहीं, यानी शर्मिंदा तो होगा नहीं। डोसाइल यानी सीधा साधा होता तो वो तो मान जाता, मान जाता तो इसके बावजूद तो फिर वो आना ही नहीं था, डिस्पाइट ऑफ तो आने की जरूरत थी नहीं, तो ये भी ठीक है, ये भी नहीं होगा। आलसी, तो ये कहीं से कहीं तक इसके कॉन्टेक्स्ट में नहीं जम रहा है, तो वो कैसा था, ना तो वो हंस रहा था, ना बोल रहा था, ना देख रहा था, ना कुछ है, वो कई रिक्वेस्ट कर रही है तो वो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है। जब वो कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो उसे कहते हैं इनडिफरेंट। इनडिफरेंट का हिंदी मतलब होता है उदासीन, ऐसा व्यक्ति ना ही पॉजिटिव कोई वाइब्स दे रहा है ना ही नेगेटिव, ऐसा। क्लियर है ये चीज, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आप देखिएगा प्लीज। देखिए, उसके बाद देयर वॉज ब्लैंक कॉम्पिटिशन फॉर इलेक्टोरल सीट्स, यानी चुनाव के लिए जो सीट्स प्रोवाइड की जाती हैं, जो आप अलग अलग पार्टियों से अलग अलग चुनावी पद से अलग अलग जगह से अलग अलग सीट से लड़ते हैं लोग, तो वो चुनाव के लिए जो कंपटीशन है वो कैसा है। यहां पर आपको उन्होंने 4 ऑप्शंस दिए हुए, कौन कौन, डिलीजेंट, डिलीजेंट का मतलब होता है मेहनती या हार्ड वर्किंग। और एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जो डिलीजेंट वर्ड है ना, ये यूज किया जाता है फॉर पर्सन, व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और यहां पर क्या इस्तेमाल किया जा रहा है, कंपटीशन, तो ये तो कोई व्यक्ति है नहीं, जो जब ये व्यक्ति नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है ये तो ऑप्शन होने से रहा। रैपिड सुना होगा आप लोगों ने, रैपिडो, तो रैपिड का मतलब क्या होता है, रैपिड का मतलब होता है फास्ट, रैपिड का मतलब क्या होता है, फास्ट, फास्ट का मतलब तेज। और मैं आपको बता दूं ये रैपिड वर्ड इस्तेमाल किया जाता है स्पीड के लिए, तो ये कंपटीशन भी कोई स्पीड तो है नहीं,
तो ऑब्वियस सी बात है कि बी भी आंसर नहीं है। कट थ्रॉट, कट थ्रॉट को कैसे याद रख सकते हो? इतनी ज्यादा कमी है उस चीज की कि लोग एक दूसरे का गला काट रहे हैं। गला काट रहे हैं मतलब वो चीज चाहिए, मतलब कंपटीशन बहुत कड़ा कड़ा है, मतलब बहुत ज्यादा कड़ा, या हम कह सकते हैं बहुत ज्यादा हार्ड, कठोर। तो ये ऑब्वियसली बात है कि ये किसको डिफाइन कर रहा है? आपके कंपटीशन वर्ड को। एक और दे देते हैं, स्पास। इसको बोलते हैं स्पास। स्पास का मतलब होता है जो बिल्कुल घना ना हो, जो दूर दूर तक फैला हो लेकिन वो घना ना हो, उसे आप कहते हैं स्पास। तो ऑब्वियस सी बात है आंसर जो होगा वो क्या होगा? कट थ्रॉट। कट थ्रॉट यानी कठोर या कड़ा, कड़ा मुकाबला जिसे आप कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आप देखेंगे इसमें लिखा हुआ है हिज लव फॉर मनी, हिज लव फॉर मनी इज द ओनली ब्लैंक दैट ड्राइव्स हिम टू वर्क सो हार्ड। इसका मतलब क्या है? केवल उसका जो पैसे के लिए प्रेम है उसी के वजह से वो क्या करता है? बहुत मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है, लेकिन सिर्फ एक ही चीज की वजह से कि उसे पैसा मिलेगा। भाई वो तो ऑब्वियसली नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ग्रीड और लव फॉर मनी दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है, तो ऑलरेडी इसको यूज कर चुके हैं। तो आंसर कौन बचता है अपना? रीजन। तो केवल एकमात्र कारण है जिससे वो हार्ड वर्क करता है, और वो क्या है? पैसा। उसे पैसे से बहुत लगाओ। और ग्रीड का मतलब भी लालची होता है या पैसे से लगाव वाला होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 14 में आप देखेंगे शी हैज बीन लाइंग इन बेड फॉर द लास्ट फोर्टनाइट। फोर्टनाइट का मतलब होता है 2 हफ्ते। याद रखना, फोर्टनाइट का मतलब होता है 2 वीक्स, यानी 14 दिन। 2 हफ्तों को या 14 डेज को आप क्या कहते हैं? फोर्टनाइट कहते हैं। तो वो 14 दिन से बिस्तर पर है। ठीक है। आई होप, मुझे आशा है, शी विल ऑब्वियसली यहां पर वर्ब आएगा। देखो क्या वर्ब होगी? ये जितनी भी वर्ब दी है ना आपको, फ्रेजल वर्ब है। क्या दिए? फ्रेजल वर्ब। और ये फ्रेजल वर्ब कैसे यूज होगी? कम आउट का मतलब होता है बाहर आना। पुल आउट का मतलब होता है पीछे हटना। किसी चीज के लिए आप जा रहे हैं और सडनली आपने डिसीजन हटा दिए या डिसीजन से आप हट गए, उसे कहते हैं आप क्या? पुल आउट। पुल थ्रो का मतलब क्या होता है? तो पुल थ्रो का मतलब होता है जब कभी भी आप किसी गंभीर बीमारी या गंभीर समस्या से निकल आए, उसे कहते हैं पुल थ्रो। और गो आउट का मतलब होता है बाहर जाना। समझ में आया? तो इसका आंसर ऑब्वियसली क्या होगा? कम आउट तो होने से रहा, पुल आउट का भी पीछे हटना है, गो आउट बाहर जाना। पुल थ्रो क्या होता है? पुल थ्रो का मतलब होता है कि आप किसी गंभीर समस्या या गंभीर बीमारी से पार कर लें या निकल जाएं या बचकर आ जाएं। तो आंसर जो होगा वो अपना क्या हो जाएगा? पुल थ्रू। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, द एनिमी हैड कैप्चर्ड हिम एंड हिज लाइफ वॉज एट स्टेक। दुश्मनों ने उसे पकड़ लिया और उसकी जो जिंदगी है, जो जीवन है, वो क्या है? खतरे पर है, यानी दाव पर लगा हुआ है। स्टिल ही रिफ्यूज्ड, फिर भी उसने मना कर दिया। किस चीज के लिए? अब देखो यहां क्या लिखा हुआ है? टू। आपको ना ग्रामर की थोड़ी बहुत नॉलेज हो तो बहुत कुछ कर पाओगे आप। ऑप्शन एलिमिनेट आसानी से हो जाएंगे। जैसे आपको पता है टू है, तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर कौन सी फॉर्म आएगी? वर्ब की फर्स्ट। वैसे सभी दिए, लेकिन मान लीजिए कभी ऐसा होता है कि ग्रामर में यहां पर वो लोग वर्ब की फर्स्ट नहीं, किसी में आईएनजी देते, किसी में ईडी फॉर्म देते, तो आप इजीली समझ पाते कि भाई टू के बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है जिसे आप इंफिनिटिव कहते हैं, और वो चीज आपकी कैंसिल आउट हो जाती है। खैर यहां पर पूरी की पूरी जो है वो फर्स्ट फॉर्म है। देखो डाइवर्ज का मतलब होता है बताना। डाइवर्ज का मतलब क्या होता है? बताना। ठीक है। बताना मतलब रहस्य खोलना, सीक्रेट्स खोलना। और डाइवर्ट का मतलब आपको पता है, डाइवर्जन यानी कि डाइवर्ट करना। इंडल्ज का मतलब क्या होता है? किसी चीज में लीन हो जाना, या वो अच्छी आदतें हो, बुरी आदतें हो। तो इंडल्ज का मतलब होता है लीन हो जाना, किसी चीज में इतना खो जाना
कि आप पता ही ना चल पाए। जैसे आपने नशे मतलब जो नशा करते हैं उनको देखा होगा, तो वो क्या होते हैं, इंडल्ज होते हैं। और इनवर्ड का मतलब क्या होता है, विपरीत यानी उल्टा। अगर आप इसे पढ़ोगे तो दुश्मनों ने उसे पकड़ लिया, जकड़ लिया, और उसके जीवन जो था, वो जिंदगी जो थी, वो किस पे थी, दाव पे थी। स्टिल फिर भी उसने रिफ्यूज किया, क्या करने के लिए, बताने के लिए, कोई भी राज बताने के लिए। तो ऑब्वियसली क्या आना चाहिए, डाइवल्ज बोलते हैं या डिवल्ज भी बोलते हैं, दोनों ही सही हैं। आंसर इज ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 एग्जैक्टली क्या कह रहा है, देखो। आ वुमन गॉट इनटू द कार। आपको मैं बता देता हूं कि कार में बैठना या बस में बैठना, इसके लिए आप क्या बोलते हैं, गेट इन। ठीक है भाई, ये एक फ्रेजल वर्ब होता है जिसे आप बोलते हैं गेट इन। अगर आप यही चीज इसकी सेकंड देखेंगे तो सेकंड क्या होती है आपकी, गॉट इन। और जो थर्ड होती है वो आपकी क्या होती है, गॉट इन, या गॉटन इन भी होती है। ये समझ में आया। तो किसी भी कार मतलब चार पहिया वाहन या जिसके अंदर आप प्रवेश करते हैं उसके लिए गेट इन बोलते हैं। अंडरस्टूड, ठीक। तो आ वुमेन हो गया अपना कौन, सब्जेक्ट। गॉट इन आया फ्रेजल वर्ब, गॉट इनटू सॉरी था, क्षमा चाहूंगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा अपना, वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकंड। इसमें कार में ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। एंड अब ऑब्वियस ही बात है, सेंटेंस यदि पास्ट का है और सेंस भी पास्ट का है तो ऑब्वियसली यहां भी क्या आना चाहिए, पास्ट आना चाहिए, यानी सेकंड फॉर्म। और अगर आप देखोगे तो सभी में सेकंड फॉर्म दी हुई है उन्होंने। ड्रॉव ऑफ, ब्रोक डाउन, ड्रॉड इन, ड्रॉव इन, यानी सभी पास्ट है। लेकिन फिर अब आपको ये समझना होगा ड्रॉव ऑफ का मतलब क्या है। ड्रॉव ऑफ का मतलब होता है कोई गाड़ी लेकर निकल जाना, निकल जाना, चले जाना, चले जाना, लेकिन किसी गाड़ी के थ्रू, वाहन से, मतलब चार पहिया गाड़ी से निकल जाना। तो ऑब्वियस सी बात है, आंसर यही होना है। ब्रोक डाउन का मतलब क्या होता है, ब्रोक डाउन मतलब, ब्रोक डाउन यानी ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन का एग्जैक्टली मतलब होता है कोई मशीन या कोई गाड़ी अगर खराब हो जाती है तो उसे अपन क्या बोलते हैं, ब्रेक डाउन। खराब होने को यहां पर क्या बोलते हैं, ब्रेक डाउन। रोड इन का क्या कब इस्तेमाल करते हैं, तो रोड इन तब इस्तेमाल करते हैं जब कोई दो पहिया गाड़ी होती है या घोड़ा होता है उसके लिए। और ड्रॉव इन का मतलब क्या होता है कि कहीं आप प्रवेश करें। ड्रॉव इन का मतलब होता है कहीं प्रवेश करना, ठीक है, या प्रस्थान करना। तो ऑब्वियस सी बात है ये तो आंसर होंगे नहीं। गाड़ी उन्होंने उठाई, गाड़ी के अंदर वो गई और वो गाड़ी लेकर निकल गई, तो ऑब्वियसली आंसर क्या होना चाहिए आपका, ड्रोव ऑफ। अंडरस्टूड, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 17। अब ये क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, द लेक्चर वॉज नॉट वेरी इंटरेस्टिंग। जो लेक्चर था वो इंटरेस्टिंग नहीं था। अब इंटरेस्टिंग नहीं था तो इनफैक्ट आई ब्लैंक इन द मिडिल ऑफ इट। और ऑब्वियस सी बात है कि जो इंटरेस्टिंग नहीं था तो उसमें क्या है, उसको आलस आ रहा होगा। ऑब्वियस सी बात है, आलस आ रहा होगा तो क्या कर रहा होगा, डोज्ड ऑफ। पुट ऑफ क्या होता है, पुट ऑफ का मतलब होता है कैंसिल करना। शोड ऑफ का मतलब क्या होता है, दिखावा करना। डोज ऑफ का मतलब होता है ऊंघना। और प्लग्ड ऑफ ऐसा करके कोई भी वर्ड है ही नहीं, तो आंसर जो होगा वो अपना क्या हो जाएगा, डोज्ड ऑफ। ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अपना आ जाएगा 18। क्या है क्वेश्चन नंबर 18? क्वेश्चन नंबर 18 में अगर आप देखोगे तो लिखा हुआ है द कॉप्स ब्लैंक मर्डर बाय किन। अब एग्जैक्टली कॉप्स को क्या लग रहा है, किन का मतलब होता है रिलेटिव्स। किन का मतलब होता है रिलेटिव्स। किन का मतलब क्या होता है, रिलेटिव्स। रिलेटिव्स के द्वारा मर्डर किया ऐसा लग रहा है। तो मर्डर के सस्पेक्ट कौन है भाई, किन यानी रिलेटिव्स हैं। और सस्पेक्ट के लिए ऑब्वियसली अफोर्ड का मतलब क्या होता है, आप उस चीज को बेयर कर रहे हैं। मैनेज का मतलब क्या होता है, उसका प्रबंध करना। एडमिनिस्ट्रेट का मतलब होता है संचालित करना। ऑब्वियसली क्या होना चाहिए आंसर, सस्पेक्ट, क्योंकि सस्पेक्ट उनको ये लग रहा है कि जो मर्डर हुआ है वो मर्डर उनके रिलेटिव्स के थ्रू हुआ है। तो कॉप्स का मतलब होता है पुलिसकर्मी। तो पुलिसकर्मी को सस्पेक्ट है कि कौन है इनके जो आपके जिन्होंने मर्डर किया है वो कौन है, वो रिश्तेदार, सस्पेक्ट के तौर पर, संदिग्ध। देखिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा हुआ है दिस इट इज कॉमन फॉर पेशेंट्स टू स्टॉप। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी अगर आप स्टॉप वर्ड आप देखते हैं
बड़ी कॉमन सी चीज मैं बता रहा हूं। तो स्टॉप के बाद ना अगर वर्ब आएगी तो वर्ब की हमेशा आईएनजी फॉर्म आती है। ये बात थोड़ी इंपॉर्टेंट है लेकिन ध्यान रखिएगा। कोई भी एग्जाम में आप अपीयर करेंगे, एनडीए हो, सीडीएस हो, एफकेट हो, कोई भी हो, हर एक में ये काम आता है। तो स्टॉप आता है तो स्टॉप के बाद हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म आना चाहिए। आप यहां नोटिस करेंगे तो उन्होंने सब में आईएनजी फॉर्म दी है। अंडरस्टूड। दूसरा, मेडिसिन को लेने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? वर्ड टेक। गल्पिंग नहीं, स्वॉलिंग नहीं, या आपका ईयरिंग तो कोई वर्ड ही नहीं है। ये जो वर्ड है ना, ये टर्म ही गलत बनाई है, ये है ही नहीं वर्ड। तो ऑब्वियसली गल्प नहीं आनी। क्या गटकता है इंसान? नहीं भाई, दवाइयों को लिया जाता है तो उसके लिए पर्टिकुलर वर्ड है टेक मेडिसिन। तो यहां पर स्टॉप टेकिंग मेडिसिन होगा तो ऑब्वियसली आंसर जो होगा वो कौन होगा? अपना टेकिंग। स्वॉलिंग भी नहीं होगा, गल्पिंग भी नहीं होगा, और ये तो कोई वर्ड है ही नहीं। ठीक है, तो आंसर विल बी डी। नाउ द क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में अगर देखेंगे, अ 4-year old girl got न्यू लीज ऑफ लाइफ आफ्टर डॉक्टर्स एट अ हॉस्पिटल। 4 साल की बच्ची को एक नया जीवन दान मिला या नया जीवन मिला डॉक्टर्स के थ्रू। कैसे? हॉस्पिटल में। तो जो डॉक्टर थे ना हॉस्पिटल के, अ कैंसरस ट्यूमर, मतलब एक ऐसा ट्यूमर जो कैसा था? कैंसर वाला था। ठीक है। फ्रॉम वन ऑफ हर किडनी, एक किडनी में से जो कैंसर का ट्यूमर था, ऑब्वियसली उसको निकालने के बाद ही तो वो बच्ची की जान बची होगी। और बच्ची की जान बची होगी। देखो, रेजुविनेट का मतलब क्या होता है? कि उसे फिर से पुनर्जीवित कर देना, यानी जो वो कैंसरस ट्यूमर जो था ना, उसे फिर से जीवित कर दिया, मतलब और से सही कर दिया। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। मतलब आंसर ए करेक्ट, गलत है। रिमूव किया होगा, ऑब्वियसली जो कैंसरस ट्यूमर है वो किडनी में से निकाला होगा तो रिमूव ही किया होगा, आंसर ये हो सकता है। डिस्प्लेस मतलब एक पुराना कैंसर जो था या कोई दूसरा कैंसर ट्यूमर था, उसको एक दूसरे से क्या कर दिया? डिस्प्लेस, या उसको कहीं दूसरी जगह कर दिया। ऐसा होगा? बिल्कुल भी नहीं। रिप्लेस किया मतलब एक नया कैंसर का आपने ट्यूमर लिया और दूसरे कैंसर के ट्यूमर से उसको रिप्लेस कर दिया। बिल्कुल भी नहीं। तो आंसर जो होगा वो सही क्या होगा? आपका रिमूव होगा। अंडरस्टूड। तो ध्यान रखिएगा कि जो आपका आंसर है वो रिमूव यानी बी। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट विल बी द क्वेश्चन नंबर 21? देखें, लिखा हुआ है ब्लैंक फॉरेस्ट प्रिवेंट इरोजन। भाई कैसे जंगल आपके किससे बचा सकते हैं? इरोजन से। इसको हिंदी में बोलते हैं मृदा अपरदन, आई थिंक। मतलब जो ये मिट्टी का बहना, जो मिट्टियां ढीली हो जाती हैं पानी वानी में, तो क्या होता है? पेड़ उन जड़ों के थ्रू ना मिट्टी को पकड़ कर रखता है, जिससे मिट्टी का अपरदन या जो भी है वो नहीं होता। इरोजन आपने सुना होगा, सॉइल इरोजन। ठीक। अब लीन का मतलब क्या होता है? दुबला पतला। तो दुबला पतला फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के लिए तो ये दुबला पतला वर्ड इस्तेमाल होगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है। उसके बाद टाइडी मतलब साफ जंगल, साफ बिल्कुल साफ, तो वो भी नहीं। स्पार्स का मतलब क्या होता है? स्पार्स का मतलब होता है जो घना ना हो, बिल्कुल साफ सुथरा, जहां कम पेड़ पौधे हों, तो ये भी नहीं। तो भाई सॉइल इरोजन को कौन प्रिवेंट कर सकता है? घने जंगल। तो घने के लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे यहां पर? डेंस। ये ध्यान रखना। तो डेंस इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर व्हाट 22। क्वेश्चन नंबर 22 अगर आप देखो, क्या लिखा हुआ है? 3 people वर अरेस्टेड एंड इनलीगल आर्म्स यूनिट वाज। 3 लोग गिरफ्तार किए गए एंड इनलीगल आर्म्स, और जो उनके इलीगल आर्म्स यूनिट, यानी जो उनके पास आर्म यूनिट थी, यूनिट यानी जहां पर वो इलीगल वेपन बनाते थे। यूनिट का मतलब इकाई से है जहां पर प्रोडक्शन होता था। तो 3 लोग गिरफ्तार हुए जहां पर इलीगल आर्म्स यूनिट, यानी ऐसी यूनिट जहां पर इलीगल आर्म्स बनाए जाते थे। उसे क्या किया होगा? तो उसे क्या किया है भाई? बाय द पुलिस इन अ रेड, रेड मारने पर, रेड मारने के बाद पुलिस ने उसे क्या किया होगा? रिवील, उसका खुलासा किया, उसे खोजा, उसकी खोज की, या उसे क्या कर दिया? तबाह कर दिया, बस्ट कर दिया, मतलब खत्म कर दिया। तो आंसर क्या होना चाहिए? तबाह करना, बस्ट करना, सीज करना, खत्म कर देना। तो आंसर विल बी द बस्टेड। गॉट इट? ये क्लियर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, I am used to blank
इन क्यूज। ये मैंने हर बच्चे को इंग्लिश में ग्रामर में रूल में बताया, और वो क्या है देखो, मैंने आपको बताया है, ये आपने एक टॉपिक होता है सभी को, चाहे वो एनडीए की तैयारी कर रहे हो या सीडीएस या एफकेट की। आप एक बात ध्यान रखेंगे, आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा मॉडल्स। मॉडल्स में एक मॉडल्स है आपका जिसे हम कहते हैं यूज्ड टू, एग्जैक्टली। और यूज्ड टू का एग्जैक्टली आप इस्तेमाल पता है किस चीज के लिए करते हैं? आपकी पास्ट हैबिट्स को शो करने के लिए, या पास्ट हैबिट्स को शो करने के लिए आप किसका इस्तेमाल करते हैं? यूज्ड टू का। अंडरस्टूड? इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद कौन आता है? यूज्ड टू, और उसके बाद आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद आता है आपका स्ट्रक्चर। तो आई होप कि आपको स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। ये तो यूज टू को आप ऐसे इस्तेमाल करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन इसका एक यूज और है, मैंने हर एनडीए वाले बच्चों और सीडीएस वाले बच्चों को बताया भी था ये, कि एक यूज टू जो है वो बेसिक यूज उसका पास्ट हैबिट है, लेकिन इससे आप प्रेजेंट हैबिट भी शो करते हैं। अब इसी यूज्ड टू का यूज करके हम प्रेजेंट हैबिट्स का भी यूज, यानी प्रेजेंट हैबिट्स को भी बता सकते हैं। और वो पता है कैसे बता सकते हैं? हर बच्चे को बताया है, सब्जेक्ट के साथ आप यहां लगाइए इज, या लगाइए एम, या लगाइए आप आर। इज एम आर आने के बाद आप लगाइए यहां पर यूज्ड टू। इतना क्लियर है? पहले आप लगाइए सब्जेक्ट, उसके बाद आएगी यहां पर क्या? इज एम आर। इज एम आर के बाद आप लगाइए यूज टू। और जो यूज टू है ना, यहां पर मैंने कई बच्चों को कहा है कि टू के बाद 95% केसेस में आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है जो कि इंफिनिटिव होता है, लेकिन कुछ परसेंट केसेस में वहां आईएनजी फॉर्म आती है, यानी उसे कहते हैं जेरेंड। और यहां पर यूज्ड टू के बाद, यानी टू के बाद आपका जेरेंड आता है जिसे बोलते हैं V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये स्ट्रक्चर मैंने हर बच्चे को बताया है, क्योंकि मुझे पता है कि मॉडल से ऐसा एक्सेप्शन केसेस आपसे पूछे जा सकते हैं। और देखो जस्ट यहां पर ये हुआ है, ये क्या हुआ है? सब्जेक्ट। ये कौन है? हेल्पिंग वर्ब। ये कौन है? आपका मॉडल्स। वैसे एग्जैक्टली मॉडल की तरह काम कर नहीं रहा है। टू के बाद मैंने आपको बताया, टू के बाद वैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आनी थी, लेकिन यहां कौन आता है? आपका आईएनजी फॉर्म। और आईएनजी फॉर्म इसे आप कहते हैं जेरेंड। तो देख लीजिए आपके ऑप्शन में आईएनजी फॉर्म किस में है, तो ऑब्वियसली आईएनजी फॉर्म आपके किस में है? बी में। आंसर विल बी द बी। गॉट इट? यदि ये अगर आपको नॉलेज होता तो ऑब्वियस सी बात है आप बता देते कि ये प्रेजेंट हैबिट बता रहा है, आई एम यूज्ड टू के बाद स्टैंडिंग इन क्यू। ठीक है? देखिए अब इसमें क्या लिखा हुआ है, ये पूरा शायद क्वेश्चन इलेक्शन कमीशन ऑन सैटरडे, यानी शनिवार के दिन इलेक्शन कमीशन ने क्या किया वो पता नहीं, दैट द असेंबली इलेक्शन इन द 5 स्टेट्स विल बी हेल्ड फ्रॉम नवंबर 12 टू दिसंबर 7। 12 नवंबर से दिसंबर 7 तक जो चुनाव होने वाले हैं अगले 5 राज्यों में, वो 5 राज्यों में शनिवार को उन्होंने क्या किया होगा? ऑब्वियसली बात है, जब कभी भी कोई डिपार्टमेंट या कोई भी मिनिस्ट्री कोई चीज बताती है, तो अगर वो लिखित तौर पर है तो वो इशू होती है, और अगर वो जारी करता है पब्लिक उसके लिए, तो हमेशा ध्यान रखना पब्लिक के लिए अगर वो इश्यू कर रहा है या किसी के लिए इश्यू कर रहा है तो उसके अनाउंस बोलते हैं। ठीक है? इश्यू नहीं आएगा, इश्यू नहीं आता। प्रोम्युलेटेड का मतलब क्या होता है? प्रोम्युलेटेड का मतलब होता है लागू करना, इंप्लीमेंट करना। इंप्लीमेंट या लागू करना, लेकिन केवल क्या? जब हमारी असेंबली यानी पार्लियामेंट में जो ऑर्डिनेंस यानी लॉ के बिल यानी नियम कानून के रिलेटेड जितने भी बिल होते हैं ना, वो पारित होते हैं, उन्हें कहते हैं प्रोम्युलेटेड। तो ये उसके लिए भी इस्तेमाल नहीं है। प्रोनाउंस्ड का मतलब तो एक तो होता है उच्चारण करना, और दूसरा प्रोनाउंस का मतलब होता है न्याय दिलाना। लेकिन न्याय दिलाने का काम या न्याय देने का काम किसका है? आपके कोर्ट्स का है। तो यहां पर कोर्ट से रिलेटेड बात तो हो नहीं रही, तो अपना जो आंसर हो सकता है अनाउंस और इश्यूड में से। और इश्यूड इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये लीगल फॉर्मेट के लिए नहीं था, यहां पर आपकी किसी गवर्नमेंट को लेकर था या सभी को बताने को लेकर था, तो यहां पर अनाउंस विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है ये चीज? उसके बाद आपका नेक्स्ट वन, the victims were fruit vendors।
द विक्टिम वर फ्रूट वेंडर्स, यानी जो विक्टिम हैं, जो पीड़ित हैं, जिनके ऊपर अपराध किया गया है, वो फ्रूट वेंडर यानी फल बेचने वाले थे वो। ठीक है, क्या थे? फल बेचने वाले। और दे वर गोइंग इन एन ऑटो, और उन्हें ऑटो में ले जाया जा रहा था जब दे ब्लैंक एन एक्सीडेंट। ऑब्वियसली एक्सीडेंट की बात आती है तो हमें पता है कि मैट या मीट, अच्छा खासा मैं बता देता हूं एक्सीडेंट के लिए हमेशा क्या लगाते हैं। ये पूरा एक फ्रेज होता है। क्या होता है? पूरा एक फ्रेज होता है। मैं अच्छे से लिख के बताता हूं आपको। ये पूरा एक फ्रेज होता है। एक्सीडेंट यहां पर आ रहा है ना, रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया, तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि यहां पर क्या आना चाहिए, मीट विथ। पूरा फ्रेज होता है ये। एक्सीडेंट होने को आप इंग्लिश में बोलते हैं मीट विथ एक्सीडेंट, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, एक्सीडेंट होना, तो उसके लिए आप क्या बोलते हैं? मीट विथ एक्सीडेंट। ऑब्वियसली बात यहां पर आपकी पास्ट में चल रही है, तो मैट विल जो हो जाएगा वो आंसर होगा। रैन इनटू का मतलब पता है क्या होता है? रैन इनटू का मतलब होता है किसी में भिड़ जाना। गाड़ी से गाड़ी भिड़ गई, गाड़ी किसी खाई में जा, मतलब किसी पहाड़ी में जाके भिड़ गई, दुकान में भिड़ गई, पोल में भिड़ गई, तो किसी में भिड़ने को आप रेन इनटू या रन इनटू कहते हैं। एक्सपीरियंस्ड ऑब्वियसली नहीं होने वाला। हर्ड यानी कि सुनाई, तो वो भी नहीं है। तो आंसर इसमें से कोई भी नहीं है। तो आंसर जो होगा वो आपका कौन होगा? ये। तो आज के लिए जो पीवाई क्यूज हमने किए हैं वो एनडीए के किए हैं, एनडीए के पीवाई क्यूज हैं। मैं उम्मीद ये करता हूं कि आप लोगों को मेरे समझाने का तरीका समझ में आया होगा। अगर आया होगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा, और हमारी रैंकेज यूट्यूब चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिए। आगे ऐसे और भी पीवाई क्यूज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। जय हिंद, जय भारत, सभी को राम राम, शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।